नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला क्लास 6 का पहला चैप्टर है दोस्तों वर्णमाला। पाठ्य पुस्तक का नाम है अक्षरा। दोस्तों पढ़ेंगे हम वर्णमाला। ये चैप्टर पढ़ने से पहले हम कुछ विशेष जानकारियां प्राप्त करेंगे वर्णमाला से संबंधित। अब विद्यार्थियों देखना है कि वर्ण क्या होता है। जैसे ये लिखा मैंने के, क्या लिखा के। अब के बोल रहे हैं, इसके साथ में एक ध्वनि और आ रही है। किसकी आ रही है? आ रही है ना, के। तो इसको अलग करेंगे, के और ए। ठीक है, के और ए, इसको बोलते हैं अक्षर और इनको बोलते हैं वर्ण। क्योंकि इस के अक्षर के दो क्या हो गए, टुकड़े हो गए। इस के को दो भागों में विभाजित कर दिया, के और ए। ठीक है दोस्तों, के इस प्रकार से। तो इस के में ये ए भी है, के में ए भी है, तो इसको बोलते हैं वर्ण। इसको भी बोलते हैं वर्ण, लेकिन इसको बोलते हैं अक्षर। अक्षर। अब वर्ण किसे कहते हैं? अब इस के और इस ए के टुकड़े नहीं कर सकते हम, इनके और टुकड़े हम नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं वर्ण। क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, उसको बोलते हैं वर्ण। उसको कहते हैं वर्ण। अब देखिए वर्णमाला, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णों के समूह क्या होते हैं? वर्णों के समूह क्या होते हैं? वर्णमाला हमने पढ़ी है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं और वर्णों के समूह के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब देखिए वर्ण, संस्कृत और हिंदी में वर्ण दो प्रकार के होते हैं। हम संस्कृत पढ़ रहे हैं तो संस्कृत के विषय में बात करते हैं। संस्कृत में वर्ण दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। संस्कृत में वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वे दो प्रकार के वर्ण कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है स्वर और नंबर 2 होता है व्यंजन। स्वर को हम वोवल्स बोलते हैं और व्यंजन को कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। व्यंजन को कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला है स्वर और नंबर 2 है व्यंजन। क्या? व्यंजन। संस्कृत में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। अब हमारे सामने एक प्रश्न है, वो ये है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं? स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं? अब सबसे पहले स्वर के विषय में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। अब देखिए स्वर संस्कृत भाषा में स्वर 13 होते हैं। 13 संस्कृत भाषा में स्वर 13 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए ए, आ, ई, ऊ,
ऊ, री, री, ली, ए, आई, ओ, औ। ये स्वर 13 होते हैं। ए की कोई मात्रा नहीं होती, ए स्वर की मात्रा नहीं होती है। ए स्वर के विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आ की मात्रा ऐसे होती, ई की मात्रा जो छोटी ई है इसको छोटी ई भी बोलते हैं, ह्रस्व ई भी बोलते हैं, इस प्रकार से। और बड़ी ई की मात्रा ऐसे होती, ये छोटा ओ है इसकी मात्रा ऐसे, और बड़े ओ की मात्रा इस प्रकार से। री की मात्रा ऐसे और बड़ी री की मात्रा इस प्रकार से, और रे ऐसे। ए की मात्रा ये, आई की मात्रा ये, ओ की मात्रा ये, और औ की मात्रा ये होती है विद्यार्थी। अब काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। इस प्रकार से 13 स्वर होते हैं संस्कृत में। ए, आ, ई, ऊ, री, ली, ए, आई, ओ, औ। ये 13 स्वर होते हैं। सबसे पहले अब दोबारा एक बार रिपीट कीजिए। सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करते हैं वर्ण की। अब जो कै, ये क्या है? अक्षर है, और इसके टुकड़े कितने हुए? कै और ए, कै और ए, तो क्या बना? कै। तो इसको बोलते हैं वर्ण, जिसमें मान लीजिए कोई भी हम कॉन्सोनेंट लिख रहे हैं, जैसे खे लिखा, खे, समझने की कोशिश कीजिए। खे, तो इसमें क्या है? ए स्वर है, खे। इस प्रकार ए स्वर विद्यमान है इसमें। ए स्वर जिसमें स्वर में होता है, जिसमें व्यंजन में ए स्वर होता है उसमें हलंत नहीं होता है। अब देखिए इस कैसे ए अलग कर दिया, इस कैसे ए अलग कर दिया, तो ये क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो इसमें हलंत लगा दिया। किसी भी व्यंजन से हम जब स्वर अलग करते हैं तो उस व्यंजन में हलंत लगा हुआ रहता है। अब जो कै है इसमें कोई भी स्वर नहीं है, इसमें वोवल नहीं है, इसलिए इसमें हलंत लगा दिया। क्यों नहीं है? क्योंकि इस कै से ए जो स्वर है वो अलग कर दिया। तो हमें ये ध्यान रखना है कि किसी भी व्यंजन में यदि हलंत लगा हुआ है तो समझ लीजिए कि उसमें स्वर नहीं है, उसमें स्वर नहीं है। तो ए की पहचान आपको हो गई है कि कोई भी व्यंजन वर्ण, मान लीजिए ये है खे, खे, ठीक है। अब ए की कोई पहचान नहीं है, कोई मात्रा नहीं होती है, ए की कोई मात्रा नहीं होती है। इसी प्रकार से पहचानते हैं खे, तो खे में ए भी मिला हुआ रहता है। जब इस अक्षर को हम अलग करेंगे, कैसे? मान लीजिए इससे ए स्वर अलग करेंगे तो खे के हलंत लगा देंगे और इस प्रकार से ए अलग हो जाएगा, ठीक है। ये तो हुई ए की बात। अब मान लीजिए दूसरा शब्द लिख रहा हूं, मान लीजिए यहां पर लिखा का, तो यहां पर स्वर दिखाई दे रहा है। देखिए कौन से स्वर की मात्रा दिखाई दे रही है? आ स्वर की मात्रा दिखाई दे रही है, आ स्वर की मात्रा दिखाई दे रही है। तो ये देखिए आ स्वर की मात्रा, जब हम स्वर अलग करेंगे तो आराम से इस प्रकार से कर देंगे स्वर को अलग। कै धन आ, कै धन आ, इस प्रकार से स्वर को अलग कर देंगे दोस्तों। अब देखिए जैसे का, तो कै, का में कै के हलंत लगा देंगे, आ स्वर अलग करेंगे तो इस प्रकार से कै धन आ हो गया, तो बन गए का। अब देखिए ये पूरे स्वर हम एक साथ देखते हैं किस में कौन सी मात्रा है। ये बहुत जरूरी है विद्यार्थियों, जब हम अलग अलग करेंगे शब्द को तो ये बहुत ही हमारे लिए उपयोगी होंगे। देखिए
वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। देखिए अभी वर्णमाला के विषय में आपको प्रैक्टिकल में बताऊंगा कि वर्णमाला किसे कहते हैं। आपने अक्षर के विषय में जान लिया, वर्ण के विषय में जान लिया। वर्ण किसे कहते हैं? वह ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं कर सकते उसको बोलते हैं वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं कर सकते हैं उसको बोलते हैं वर्ण। जो आपके सामने अभी बता दिया, जिस व्यंजन में हलंत लगा हुआ रहता है उसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, ठीक है, उसको बोलते हैं वर्ण। और जिस स्वर के हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं उसको भी बोलते हैं वर्ण, ठीक है। अब देखिए आगे, अब इन स्वरों के विषय में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए सबसे पहले लिखा क्या? के धन है, तब बना क्या? के, ठीक है। अब लिखना है हमें का लिखने के लिए क्या करेंगे? ये के है और का लिखने के लिए क्या करेंगे? का लिखने के लिए इसमें आ जोड़ेंगे, इस प्रकार से आ, तो क्या बना? का। की लिखने के लिए क्या करेंगे? ई जोड़ेंगे, के धन ई, तो क्या बना? की। अब बड़ी की बात करेंगे, के धन दीर्घ ई भी बोलते हैं इसको, बड़ी भी बोलते हैं, तो इस प्रकार से बना की, ठीक है। अब के धन उ, तो बना कु, इस प्रकार से। और के धन उ, तो बना कु। देखिए एक एक को देखिए, के कैसे बना? के धन है तो ये के बना, फिर के धन आ, का बना, के धन ई की, के धन ई की, के धन उ कु, के धन उ कु। इनकी मात्राएं देखिए, ये दिखाई दे रही है हमें मात्रा। देखिए आ की मात्रा, ये ई की मात्रा, ये इधर से, ये देखिए ई की मात्रा, फिर बड़ी ई की मात्रा, ये देखिए छोटे ऊ की मात्रा, ये बड़े ऊ की मात्रा, ये, ठीक है, यहां तक आए। अब बात करते हैं हम री की, तो देखिए के धन री, तो क्या बना? क्री, क्री। व्यंजन में जब हम स्वर जोड़ते हैं तो उस व्यंजन में स्वर दिखाई देगा। देखिए री जोड़ दिया तो री की मात्रा क्या होती है? ये होती है, तो ये क्या है? री स्वर है, तो इस व्यंजन में स्वर जोड़ दिया। और क्योंकि कब कैसे जोड़ा? क्योंकि इस के में हलंत लगा हुआ है। जिस व्यंजन में हलंत लगा हुआ रहता है, मान लीजिए उसमें स्वर नहीं है, डेफिनेटली निश्चित रूप से उसमें स्वर नहीं होता है जिस व्यंजन में हलंत लगा हुआ रहता है। तो देख लीजिए के धन री, क्री बना। अब आगे देखिए के धन, ये दीर्घ री है और इसकी मात्रा इस प्रकार से होती है, देखिए मात्रा लगा दी। अब आगे लय, जो लय है, इस लय का प्रयोग वैदिक संस्कृत में किया जाता है, वैदिक संस्कृत में किया जाता है, और संधि तथा संधि विच्छेद करने में भी लय का प्रयोग किया जाता है, जो हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है ए, हे धन ए, तो बना की। इसकी मात्रा क्या होती है? देखिए ये मात्रा होती है, ऊपर ए लिखा हुआ है, नीचे इसकी मात्रा है के धन ए, तो की। अब आगे देखिए के धन आई, आई की मात्रा क्या होती है? ये दो मात्राएं होती हैं, तो लिखेंगे कई, ठीक है। अब आगे के धन ओ, के धन ओ, तो क्या बना? ओ, ठीक है। अब आगे औ की मात्रा देखिए, के धन औ, तो औ की मात्रा लगाएंगे के में, तो बन गया कव। इस प्रकार से 13 स्वर व्यंजन वर्णों के साथ इस प्रकार से जोड़ते हैं।
ये स्वर वर्णमाला हो गई, ये स्वर वर्णमाला हो गई। ठीक है, हमने वर्णमाला की परिभाषा के विषय में क्या पढ़ा? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वर और व्यंजनों को मिला करके जो इनके समूह होते हैं उनको वर्णमाला कहते हैं। ये स्वर वर्णमाला है। अब आगे बात करते हैं व्यंजन वर्णमाला, व्यंजन वर्णमाला की। देखिए, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वर तथा व्यंजन। स्वर के विषय में हमने जानकारी प्राप्त की कि संस्कृत भाषा में स्वर 13 होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनके विषय में हमने पढ़ा है कि स्वर 13 होते हैं और 13 स्वरों की मात्रा इस प्रकार से होती है। ए स्वर की मात्रा नहीं होती है, केवल जो ये 12 स्वर होते हैं इनकी मात्रा दिखाई देती है। ए स्वर की मात्रा दिखाई नहीं देती है। क्यों? क्योंकि वो व्यंजन वर्ण में विद्यमान रहती है। जिस वे व्यंजन में हलंत नहीं होता है, मान लीजिए उसमें ए स्वर होता है। ठीक है, अब स्वर किसे कहते हैं? अब देखिए, स्वर के विषय में हम प्रैक्टिकल रूप में देखेंगे। ये आप समझ गए होंगे। यदि समझ में नहीं आया तो आप कमेंट अवश्य करें, कमेंट अवश्य करें, आपकी कमेंट का जवाब दिया जाएगा। और यदि अब तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे नेक्स्ट लेसन जब भी पढ़ाया जाए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और 9th और 10th की सीबीएसई की जो संस्कृत है वो भी पूरी की पूरी अपलोडेड है दोस्तों। स्वर वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है, हमें रटना नहीं है, समझना है। अब हम दूसरी डेफिनेशन क्या? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और बहुत ही सरल परिभाषा क्या है? बहुत ही सरल परिभाषा यह है कि जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए हमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उन्हें कहते हैं स्वर। स्वतंत्र का मतलब होता है जो स्वतंत्र होते हैं, किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसको स्वतंत्र कहते हैं। उच्चारण का मतलब होता है बोलना, बोलना, बोलना। अब इसी परिभाषा को इसी बताता हूं आपको। जिन वर्णों को बोलने के लिए दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उन्हें स्वर कहते हैं। उन्हें स्वर कहते हैं। जिन वर्णों को बोलने के लिए दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उन्हें स्वर कहते हैं। आपकी पुस्तक में ऐसी परिभाषा है, दोनों परिभाषाओं में कोई अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इसका सरल रूप है। स्वर वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र का मतलब वो अपने आप में ही स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र इसलिए होते हैं कि उनको बोलने के लिए किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। तो स्वतंत्र का मतलब दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। इस स्वतंत्र का मतलब ये हो गया। उच्चारण का मतलब बोलने के लिए। तो परिभाषा हमारी समान हुई। तो ये आपको समझाने के लिए मैंने दोनों परिभाषाएं लिखी हैं। जब भी आप पढ़ें तो ध्यान से अपने चैप्टर को पढ़ करके देख लीजिए, आपको अवश्य ऐसा ही प्राप्त होने वाला है दोस्तों। अब आगे देखिए, भाई स्वतंत्र रूप से उच्चारण कैसे होता है, किन वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। अब देखिए, मैं आपको पहले समझा चुका हूं। अब देखिए, ए बोल रहे हैं तो ए को बोलने के लिए किसकी मदद लेनी पड़ी? नहीं लेनी पड़ी किसी की भी। तो इसका उच्चारण हम कैसे कर रहे हैं? स्वतंत्र। अब देखिए, बोल रहे हैं आ, किसी की जरूरत नहीं है हमें बोलने के लिए। हाँ, स्वर को बोलने के लिए हमें किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, नहीं पड़ी। ई, ई, ऊ, री, रे,
ए, आई, ओ, औ। तो इन स्वरों को बोलने के लिए हमें किसी की भी सहायता नहीं लेनी पड़ी, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्वर कहते हैं। स्वरों का उच्चारण करने के लिए, स्वरों को बोलने के लिए, उच्चारण का मतलब बोलने के लिए अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जिन वर्णों को बोलने के लिए अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उन्हें स्वर कहते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। अब देखिए, स्वर के विषय में जान गए आप। अब इनका तुलनात्मक अध्ययन देखिए, कंपैरिजन देखिए। अब मैं लिख रहा हूं जैसे ये क्या है, कॉन्सोनेंट, व्यंजन है। तो इस कै को बोलने के लिए किसकी सहायता लेनी पड़ी हमें, ए की। देख लीजिए, कै हो गया। तो आपके सामने अभी स्वर की परिभाषा के साथ व्यंजन की परिभाषा भी आप समझ गए होंगे कि स्वर को बोलने के लिए तो हमें दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, लेकिन इस व्यंजन को बोलने के लिए हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है, स्वर की। कै, तो कै को बोलने के लिए जो व्यंजन वर्ण है उसको बोलने के लिए हमें सहायता किसकी लेनी पड़ती है, स्वर की, उसको व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि व्यंजन किसे कहते हैं और स्वर किसे कहते हैं। स्वर वर्णों को बोलने के लिए अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, और व्यंजन वर्णों को बोलने के लिए स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है, एक बार और देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उन्हें स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे कै को बोलने के लिए हमें ए की सहायता लेनी पड़ती है तो ये व्यंजन, और ए को बोलने के लिए हमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है तो इसको बोलते हैं स्वर। समझ गए। अब आगे देखिए, अब आगे हम व्यंजन वर्णों की बात करते हैं। जो लृ है, लृ का प्रयोग वैदिक, संस्कृत में किया जाता है। लृ का प्रयोग वैदिक संस्कृत में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका प्रयोग वैदिक संस्कृत में किया जाता है, और आगे की क्लास में लृ का प्रयोग संधि करने में और संधि विच्छेद करने में किया जाता है। अब आगे एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस व्यंजन के साथ स्वर नहीं जुड़ा होता है उसके नीचे हलंत चिन्ह लगा होता है। देखिए, जिस व्यंजन में स्वर नहीं जुड़ा हुआ होता है, जिस व्यंजन में स्वर नहीं जुड़ा हुआ होता है उसके नीचे हलंत चिन्ह लगा होता है, उसके नीचे हलंत लगा रहता है। हलंत किसको बोलते हैं, ये तिरछी लाइन, हलंत लगा रहता है। उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण के लिए देखिए, जैसे कै लिखा, यहां हलंत लगा दिया, जो मैंने अभी आपको बताया, कै लिख दिया, हलंत लगा दिया, तो इसमें क्या नहीं है, स्वर नहीं है, स्वर नहीं है। देखिए, जिस व्यंजन में स्वर नहीं जुड़ा हुआ होता है उसके नीचे हलंत लगा रहता है, तो इसके नीचे हलंत लगा हुआ है, इसमें स्वर नहीं है। और मान लीजिए ये है कै, इसमें हलंत नहीं है तो इसमें स्वर है, इसका मतलब ये हो, इसका मतलब ये हो। ए के अलावा जब कोई स्वर व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है तो मात्रा के रूप में दिखाया जाता है। देखिए नेक्स्ट,
ए के अलावा जब कोई स्वर व्यंजन में जुड़ा हुआ होता है, जुड़ा हुआ होता है, तो वह मात्रा के रूप में दिखाया जाता है। इसके विषय में हमने जानकारी प्राप्त कर ली, लेकिन अब लिखित में देखिए, ए के अलावा जब कोई स्वर व्यंजन में जुड़ा हुआ होता है तो वह मात्रा के रूप में दिखाया जाता है, जैसे कु। अब इस के में कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है? उ, तो ये उ मात्रा के रूप में दिखाया गया है। ये क्या है? उ, ठीक है। अब इस उ की मात्रा क्या है? ये। इसका मतलब ये हुआ, ए के अलावा जब कोई स्वर, ए नहीं, ए के अलावा जब कोई स्वर व्यंजन में जुड़ा हुआ होता है, जैसे ये व्यंजन है के और इसमें क्या जुड़ा हुआ है? उ, तो वह मात्रा के रूप में दिखाया जाता है। तो मात्रा के रूप में दिखाया गया है उ, मात्रा के रूप में दिखाया गया है। इस उ की मात्रा ये, और मात्रा के रूप में इसको दिखाया गया है कि ये उ है, ठीक है। ये क्या है? उ है। इसमें ये उ मात्रा के रूप में दिखाया गया। ये बात आप समझ गए। अब आगे देखिए, अब आगे देखिए, अब शब्द में आए, हाँ, व्यंजन वर्णमाला के विषय में हम जानकारी प्राप्त कर रहे थे। व्यंजन वर्णमाला, अब देखिए, सबसे पहले आप पढ़ते आ रहे हैं शुरू से ही, और बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, जिससे हमें आगे आने वाली क्लास में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। विद्यार्थियों, जब हम ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ोगे आप, तो मैं कहता हूं कि संस्कृत बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है और एक मैथ्स की तरह है, अच्छे नंबर प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, के, खे, गे, घे और ने, से, छे, जे, झे, ये, ते, ठे, डे, ढे, ने, ते, थे, दे, ढे, ने, पे, हे, बे, भे, में, ये, रे, ले, वे, शे, 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 हे, शे, त्रे, के। ये है क्या? व्यंजन। हमने शुरू में पढ़ा था कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। ये वर्णों का समूह। कौन से वर्णों का? व्यंजन वर्णों का समूह है। और स्वर वर्णों का समूह हमने पढ़ा, तो वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ये है दोस्तों वर्णों का समूह, इसको बोलते हैं वर्णमाला। स्वर व व्यंजन वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। ठीक है, तो इसलिए ये परिभाषा सार्थक हो गई। समझ गए होंगे आप कि स्वर 13 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं, 33। कैसे होते हैं देखेंगे अभी। तो स्वर तथा व्यंजन वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, या इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब देखिए इनको किस किस नाम से जानते हैं। अब देखिए कैसे स्टार्ट हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे? केवल। कैसे स्टार्ट हो रहा है? केवल। ये चे से स्टार्ट हो रहा है तो बोलेंगे चेवर। ये टे से स्टार्ट हो रहा है तेवर, और ये ते से स्टार्ट हो रहा है तो बोलेंगे तेवर। तेवर।
ये पे से स्टार्ट हो रहा है तो बोलेंगे पे वर्ग, पे वर्ग बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, जिससे जो प्रारंभ हो रहा है उसको उसी वर्ग के नाम से जानते हैं। हमें अध्ययन करना है, प्रैक्टिकल में करना है, रटना नहीं है। कैसे स्टार्ट हो रहा है उसको बोलेंगे कै वर्ग, कैसे चालू हो रहा है कै वर्ग, कैसे चालू हो रहा है कै वर्ग, कैसे चालू हो रहा है कै वर्ग, और कैसे चालू हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, पे वर्ग बोलेंगे। ठीक है, अब और क्या हमें सीखना है, जैसे कै वर्ग है, इसका पहला अक्षर क्या है कै, दूसरा अक्षर कै, तीसरा अक्षर कै, चौथा अक्षर कै और पांचवा अक्षर कै। तो इन अक्षरों का ये नंबर भी हमें ध्यान रखना है आगे की क्लासों में। अभी आपको इसकी जरूरत नहीं है इन नंबरों की, लेकिन हम शुरू से ही अच्छी तरह से हमारे नींव मजबूत हो जाएं तो आगे हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती है, इसलिए मैंने यहां लिखा है। अब यहां तक के जो वर्ण हैं इनको क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रत्येक कै वर्ग में 5 अक्षर हैं, चे वर्ग में भी 5, टे वर्ग में भी 5, ते वर्ग में भी 5 और पे वर्ग में भी 5। कितने वर्ग हुए, 1 2 3 4 5, 5 5 जा 25। तो स्पर्श व्यंजन कितने हुए, 25 हुए। समझ गए। अब ये जो व्यंजन है य र ल व, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं अंतःस्थ, अंतःस्थ व्यंजन बोलते हैं, अंतःस्थ, अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 1 2 3 4, तो अंतःस्थ व्यंजन 4 होते हैं। ठीक है, अब शय 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 है, इनको क्या बोलते हैं, ये 4 हैं, इनको क्या बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है, 4, इनकी संख्या 4 है। अब ये क्या है, ये है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन यहां पर तो 3 है, लेकिन संयुक्त व्यंजन और होते हैं। वैसे ये संयुक्त व्यंजन हैं, किसके सहयोग से बनते हैं ये जानकारी हम प्राप्त करेंगे। इनकी संख्या यहाँ पर 3 बताई गई है, लेकिन ये व्यंजन वर्णमाला में शामिल नहीं है। क्यों नहीं है ये मैं आपको अभी बताऊंगा। तो टोटल व्यंजन कितने हुए, 25, 4 29, 4 33, तो कितने हुए, 33। अब ये इन्हीं के सहयोग से बने हैं, इसलिए इनको व्यंजन वर्णमाला में, व्यंजन वर्णमाला की संख्या में काउंट नहीं किया गया। अब देखिए ये किस किस से बने हैं ये देखेंगे। अब ये समझ गए होंगे, ये व्यंजन वर्णमाला तो आप प्रारंभ से एलकेजी यूकेजी से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, कै वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग, पे वर्ग। ये भी बहुत इजी है, और ये काउंटिंग आप जानते हैं, 1 2 3 4 5, ये भी बहुत इजी है, शुरू से हम पढ़ लेते हैं तो आगे आने वाली क्लासों में हम अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लेते हैं। अब इनको क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन, इनको अंतःस्थ व्यंजन बोलते हैं, इनको ऊष्म व्यंजन बोलते हैं, और इस संयुक्त अक्षर के विषय में अभी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। देखो संयुक्त अक्षर जो क्षय है ये किससे बना, देखिए के और क्षय, इससे बना क्षय, इससे बना क्षय, इसलिए इनको हम व्यंजन वर्णमाला की संख्या में गिना। त्रय, त्रय किससे बना, तय, रे तो बना त्रय, के तो जे और ये से बना ये। जैसे श्रेय है तो श्रेय किससे बना, शय और रे से बना श्रेय। ठीक है, जैसे प्रय है तो पे रे से बना प्रय। इस प्रकार से ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, अब समझ गए होंगे आप कि इनका निर्माण कैसे होता है।
ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। अब आगे देखिए, शब्द में आए वर्णों को पृथक करने को वर्ण विच्छेद कहते हैं। देखिए, वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? अभी इसके विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। शब्द में आए वर्णों को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद कहलाता है। शब्द में आए वर्णों को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। ये क्या होता है? अभी इसके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे मैं लिखता हूं माला, ठीक है, ये क्या है? शब्द है, वर्ण। अब इस मैं में कौन सा स्वर है? अभी हमने पढ़ा था, मैं में देखो ये आ की मात्रा लगी हुई है, तो यहां पर अलग करते समय इस आ की मात्रा की जगह क्या लिखेंगे? हम आ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आ। ठीक, इस मैं से हम आ अलग करेंगे तो मैं के हलंत लगा देंगे। अभी हमने पढ़ा था कि यदि व्यंजन से स्वर अलग करते हैं तो व्यंजन में हलंत लगा देते हैं। ये मैं और आ की मात्रा है, इस मैं से आ अलग करेंगे, ये आ, तो मैं में हलंत लगा देंगे, मैं में हलंत लगा देंगे। तो क्या हुआ? मैं प्लस आ। इसको प्लस भी बोलते हैं, धन भी बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? प्लस भी और धन भी। मैं प्लस आ, ठीक। अब ले में आ की मात्रा है, तो देखिए ले से आ की मात्रा अलग करेंगे तो ले प्लस आ। तो ये क्या हुआ? शब्द में आए वर्णों को, ये शब्द है, इसमें जो वर्ण आए हैं वर्णों को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। इस शब्द में जो वर्ण आए उनको अलग कर दिया, ये इस प्रकार से अलग कर दिया, इसको क्या बोलते हैं? वर्ण विच्छेद कहते हैं। इसको वर्ण विच्छेद कहते हैं, ठीक है। जिन शब्दों के अंत में कोई स्वर नहीं होता, जिन शब्दों के अंत में कोई स्वर नहीं होता, उन शब्दों के अंत में क्या लगा देते हैं? हलंत लगा देते हैं। जिन शब्दों के अंत में कोई स्वर नहीं आता उनको उनके नीचे क्या लगा देते हैं? हलंत लगा देते हैं। जैसे कमलम, इस मैं में स्वर नहीं है तो इसके हलंत लगा दिया। इस बात को आप समझ गए हैं। अब देखिए वर्ण विच्छेद करते हैं। सबसे पहले वर्ण विच्छेद करते हैं वानर। वानर, ठीक है, इसका करते हैं वानर। अब देखिए वानर का वर्ण विच्छेद करते हैं तो वे में आ की मात्रा मिली हुई है, तो वे और फिर प्लस आ, वाह हो गया। अब नए, आपको बताया कि नए में क्या है? स्वर है, तो क्या करेंगे? नए प्लस ए। रे, रे में क्या स्वर है? ए। रे प्लस ए। ये वर्ण विच्छेद कर दिया तो वानर बने, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बताना भूल गया, अयोगवाह, अयोगवाह ये पढ़ते हैं। अयोगवाह किसे कहते हैं? एक तो इसको बोलते हैं अयोगवाह। इस लाइन के ऊपर जो ये होता है इसको क्या कहते हैं? अनुस्वार, अनुस्वार, ठीक है। और एक ये दो डॉट होती हैं, इनको क्या बोलते हैं? विसर्ग। क्या बोलते हैं? विसर्ग। ये अनुस्वार है और इसको क्या बोलते हैं? विसर्ग। इसको क्या बोलते हैं? इसकी ध्वनि क्या होती है? मैं या न, और इसको बोलते हैं है। इसका उच्चारण क्या होता है? इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। और ये कहाँ यूज किया जाता है? जैसे कं, कं, इस प्रकार से इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? न या मैं होता है, न या मैं होता है, तो इसको बोलते हैं अनुस्वार और इसको बोलते हैं विसर्ग।
ठीक है, तो ये दो वर्ण हैं जो आप स्वर के साथ यूज करते हैं। कैसे? जैसे मैंने लिखा नहीं था अंग और ए, तो ये तो क्या है? अनुस्वार है, और ये क्या है? विसर्ग। ये क्या है? विसर्ग है। इनको बोलते हैं अयोगवाह। क्या बोलते हैं? अयोगवाह। अब देखिए आगे, ये पहले बताना चाहिए था, भूल गया। आगे देखिए, अब वानर हो गया। अब वानरे की अगर विसर्ग लगी हुई है तो हम यहां पर विसर्ग इस प्रकार से लगा दें। ठीक है, अब आगे देखिए, मुनि। मुनि में ऊंची मात्रा है, तो मैं के हलंत लगाइए और इस प्रकार से ऊंची मात्रा लगाए। छोटी ऊंची मात्रा है तो छोटा ऊ लिखिए। फिर नय। अब नय में कौन सी मात्रा है? ई, तो यहां पर ई लिखेंगे। जब हम अलग करेंगे, स्वर और व्यंजन को अलग करेंगे, तो व्यंजन के हलंत अवश्य लगाएंगे आप। ठीक है, व्यंजन के हलंत अवश्य लगाएंगे। तो ये क्या हो गया? मुनि। और मान लीजिए मुनि की विसर्ग लगी हुई है, तो हम इस प्रकार से विसर्ग भी लगा दें। ठीक है, अब आगे देखिए माला। माला, माला में आ की मात्रा है, तो लिखेंगे मैं प्लस आ। अलग कर रहे हैं स्वर को, आ को अलग कर रहे हैं, मैं से आ अलग कर रहे हैं, तो मैं के हलंत लगा देंगे आ से। नेक्स्ट ले के हलंत लगा देंगे और आ हो जाएगा, क्योंकि ले से आ स्वर अलग कर रहे हैं, तो हो गया माला। अब आगे देखिए नदी। नदी, ने, तो ने में क्या है? ए। कैसे पहचाना? जिस व्यंजन में हलंत नहीं होता है तो सोच लीजिए और मात्रा नहीं दिखाई दे रही है। जिस व्यंजन में ये न है, इसमें न तो कोई मात्रा दिखाई दे रही है, न इसके हलंत है, तो हम समझ जाएंगे इसमें क्या है? ए। बोल करके देख लें, न तो ए है, तो न प्लस है। और दी, इससे स्पष्ट हो गया है कि दे में बड़ी की मात्रा है, तो क्या हो गया? दे धन बड़ी। ठीक है, ये हो गया नदी। नेक्स्ट भानु। भानु, अब भय में आ की मात्रा है, तो लिखेंगे भय और आ, भा। और न में ऊ की मात्रा है, तो लिखेंगे न और छोटा ऊ, और फिर विसर्ग। ये बन गया भानु। ये बन गया भानु। नेक्स्ट वधु। वधु लिख रहे हैं हम, तो वे में क्या है? ए। और धे में क्या है? बड़ा ऊ। धे में बड़ा ऊ है, तो ये हो गया वधु। अब आगे देखिए, जैसे पितरी। पितरी, अब देखिए पै में कौन सी मात्रा है? ई, तो पै लिखेंगे और छोटी ई लिखेंगे इस प्रकार। तै में री स्वर है, तो तय लिख करके इस प्रकार से री स्वर लिखें, तो हो गया पितरी। ठीक है, अब देखिए हम जोड़ करके देखते हैं। मैं क्या लिखेंगे? ये शुरू वाला वै और आ। वै और आ क्या बना? वाह बना। दोबारा करके देख रहे, न में ए मिला हुआ है, तो न, और रे में ए मिला हुआ है, तो रे, और आगे विसर्ग, तो बन गया वान रहे। देख लीजिए वान रहे, जिसको हमने अलग किया वो बन गया। अब आगे मुनि, तो मैं धन ऊ, इसको धन और प्लस, धन में बोलते हैं प्लस में बोलते हैं। इस मैं में ऊ की मात्रा लिखेंगे, तो देखिए मैं में ऊ की मात्रा लगा दी मुंह, और न में ई की मात्रा लगाएंगे छोटी, छोटी की मात्रा इस प्रकार से लगाते हैं मुनि, और फिर विसर्ग, मुनि हो गया। अब ये है मैं में आ की मात्रा लगाएंगे, मैं में आ की मात्रा तो मां, और ले में आ की मात्रा तो ला, तो बन गया माला। अब न में ए स्वर मिलाएंगे तो क्या बन गया? न, और दे में बड़ी की मात्रा लिखेंगे तो हो गया दी, नदी। फिर भे में आ की मात्रा लिखेंगे तो क्या होगा? भा, और न में ऊ की मात्रा लिखेंगे तो बना नु, और विसर्ग, भानु। अब वै में ए की मात्रा लिखेंगे तो क्या बना? वै। धे में बड़े ऊ की मात्रा लिखेंगे तो धे लिखा, और बड़े ऊ की मात्रा इस प्रकार से। अब पै में ई की मात्रा लिखेंगे तो पै में छोटी ई की मात्रा इधर से लगाएंगे, और तय में री की मात्रा लगाएंगे इस प्रकार से, तो बन गया पितरी, बन गया पितरी।
तो ये इस प्रकार से हम अलग करते हैं और इस प्रकार से जोड़ते हैं। तो विद्यार्थियों, जब आप 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अवश्य समझ में आएगा। और शुरू में व्यंजन और वर्णों को, व्यंजन वर्णों को देखें, स्वर वर्णों को देखें और स्वरों की जो मात्राएं हैं उनको अवश्य आप याद करें। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस व्यंजन वर्ण में हलंत नहीं होता है और कोई मात्रा दिखाई नहीं देती है उसमें अस्वर, और जिस व्यंजन में हलंत लगा हुआ होता है उसमें स्वर नहीं होता है। तो अलग करते समय हमें ध्यान रखना है, व्यंजन वर्णों को अलग करते समय हमें ध्यान रखना है कि जिस व्यंजन में जो मात्रा लगी हुई रहती है उस मात्रा के स्थान पर हम स्वर लिखते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूं, जैसे की लिखा मैंने, इसमें क में बड़ी की मात्रा लिखी हुई है, तो ये मात्रा नहीं लिख करके इस मात्रा के स्थान पर क्या लिखेंगे? स्वर लिखेंगे, स्वर लिखेंगे अलग करने के लिए। और मिलाने के लिए क्या करेंगे? जोड़ने के लिए इस मात्रा के स्थान पर क्या लिखेंगे? इसे स्वर के स्थान पर क्या लिखेंगे? मात्रा लिखेंगे। ये ध्यान रखें। अब एक बात और बताता हूं आपको कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 3 प्रकार के होते हैं। 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 पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा संयुक्त स्वर। अब ह्रस्व स्वर को क्या बोलते हैं? छोटा स्वर भी बोलते हैं, लघु स्वर भी बोलते हैं, जिसको आप स्मॉल वोवल बोल सकते हैं। स्मॉल वोवल बोल सकते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, उ, री और री। ये क्या है? ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व स्वर है। ए, ई, उ, री ह्रस्व स्वर है। तो ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी हुई? 5। और दीर्घ स्वर देखिए, आ, ई, उ और री, ये दीर्घ स्वर हैं, इनकी संख्या हुई 4। अब बचे संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कितने होते हैं? ए, आई, ओ और औ। ये कितने हुए? 4। तो संख्या कितनी हुई? 4। 5 और 4 9, 9 और 4 13, 5 और 4 9, 9 प्लस 4 13। स्वरों की संख्या हमने कितनी जानकारी की थी कि 13 स्वर होते हैं। इनको संयुक्त स्वर कहते हैं। आप समझ गए होंगे कि अब जो स्वर हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर में ए, ई, उ, री, री 5 स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, री 4 स्वर होते हैं। संयुक्त स्वर में ए, आई, ओ, औ ये 4 स्वर होते हैं। तो विद्यार्थियों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।